नमस्कार दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चेतावनी दे दी कि वो गलत फहमी में ना रहे। लोकतंत्र को बर्बाद करने वाले किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। यदि उन्होंने यह गलत फहमी पाल ली है तो वह जान ले कि हम जब पीछे पड़ेंगे तो कोई बचा नहीं पाएगा। पहली बार राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को चेताया है, भारत के इतिहास में आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा होता। राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो भारतीय चुनाव आयोग नहीं रह गया है, इलेक्शन चोरी ब्रांच बन गया है। और जब इलेक्शन चोरी ब्रांच बन गया हो तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इसके भी तमाम सबूतों के साथ में कहा कि हमने अब 6 महीने लगा करके कर्नाटक के एक संसदीय क्षेत्र में जब हमने पूरा चेक किया, एक एक वोट का मिलान किया, तो हमने पाया कि किस तरीके से 45 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 65 साल के, यानी 45 से 65 साल की उम्र के बीच के फर्जी मतदाता जोड़े गए और तमाम असली मतदाताओं के नाम खत्म किए गए। जिस तरीके से साजिश रची चुनाव आयोग ने, उसमें उसने वो फर्जी मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने दिए लिस्ट, उनको बना करके खड़ा किया, जिसके बूते इन्होंने चुनाव चोरी किया। इसीलिए ये इलेक्शन चोरी डिपार्टमेंट बन गया है। और जब इलेक्शन चोरी डिपार्टमेंट बन गया हो, इसके 99% नहीं, 90% नहीं, 100% सबूत हमारे हाथ आ गए और अब हम बख्शने वाले नहीं। जो यह ड्रामा कर रहे हैं, जिस तरीके से कुछ लोगों के वोट बिहार में भी, जिस तरीके से कुछ लोगों के वोट जोड़ रहे हैं, कुछ लोगों के वोट घटा रहे हैं, और ये खेल इन्होंने महाराष्ट्र में भी किया, हरियाणा में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया और तमाम राज्यों में। 2023 से लेके जितने चुनाव के अभी समीक्षा आ रही है सामने, उसमें यही आ रहा है कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से वोट जोड़े और घटाए। जी हां, कई बार लोग कहते थे कि राहुल गांधी आखिर ईवीएम पे क्यों नहीं इतना बोलते हैं, नहीं बोलते। बहुत ज्यादा विपक्ष का दबाव पड़ा, सबका पड़ा, तमाम नेताओं का पड़ा, तो उन्होंने भी उस पर सहमति जताई, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत मुद्दा नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें शक था कि यह नहीं, कहीं कुछ और है। और जब कहीं कुछ और है, उसकी खोज करी, तो राहुल गांधी में चूंकि आदत है शोध करने की, तो उन्होंने जब खोज की तो उस खोज में जो सामने आया वो यही आया कि चुनाव आयोग चुनाव चोरी करने वाला बन गया। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र की वह सीट मांगी थी, डिजिटल सीट मांगी थी मतदाताओं की, जो कि चुनाव आयोग के पास हर समय रेडी होती है, लेकिन चुनाव आयोग ने वह डिजिटल नहीं दी उन्हें। चुनाव आयोग एक तो कंपाइल नहीं दी, डिजिटल नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल और कंपाइल दे देगी तो तुरंत एनालिसिस हो जाएगा, और यदि उसके प्रिंट निकाल के दिए जाएंगे तो आपको सालों साल लग जाएगा उसे समीक्षा करते, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छे एक्सपर्ट्स की मशीन नहीं, और वो मशीनरी ना होने के कारण आप वह नहीं कर पाएंगे। यही हुआ। तो राहुल गांधी ने इसको रैंडमली एक लोकसभा क्षेत्र चुना और वहां का जब समीक्षा करी तो उसमें पाया कि किस तरीके से यह खेल हुआ है, तो वह उन्होंने निकाल दिया। अब घबराया हुआ चुनाव आयोग कुछ बोल तो नहीं पा रहा, लेकिन गोदी मीडिया के जरिए वो बोल रहा है।
गोदी मीडिया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया के जो सूत्र शब्द सुनते हैं, जिसे तेजस्वी यादव ने मूत्र कहा था, तो वह सूत्रों के जरिए क्या कहा जा रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राहुल गांधी को ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। क्या हमें फर्जी मतदाताओं को मतदान करने देना चाहिए? क्या बिहार के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने जो भी कुछ कर रहा है, पुनर्निरीक्षण कर रहा है, सारी चीज कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए? क्या उसे जो है मतदाताओं की जांच नहीं करनी चाहिए? क्या उसे यह नहीं चेक करना चाहिए कि वास्तव में वोट डालने वाले नागरिक हैं कि नहीं है? बिल्कुल करना चाहिए, किसने मना किया? लेकिन करने का टाइम होता है। जब बिहार का विधानसभा चुनाव हो गया था उसके बाद से पूरा कर लेते, लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद से कर लेते, लेकिन ऐन विधानसभा चुनाव के वक्त पर तब आप कर रहे हैं जब आपने जून महीने में कहा कि वोटर लिस्ट का काम कंप्लीट हो चुका है और फाइनल वोटर लिस्ट आपने डाल दी। जब आपने फाइनल वोटर लिस्ट डाल दी तो फिर यह करने का क्या मतलब है? और यदि इसमें गड़बड़ है तो इसका मतलब है 1 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव में भी गड़बड़ हुई है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है सीटें। सच सामने आ जाए। अब इसमें एक और चीज आती कि आखिर इसमें जो पूरा खेल किया जा रहा है वो किया क्या जा रहा है? असल में इसमें तेजस्वी यादव ने कहा भी विधानसभा में कि अगर घुसपैठिए हैं या कोई विदेशी नागरिक की जो बात की जा रही है तो साहब इसका जवाब तो भारत सरकार दे, नरेंद्र मोदी दे, अमित शाह दे कि 11 साल से देश में उनकी सरकार है, सरकार है, क्या कर रहे थे? झुनझुना बजा रहे थे। कैसे घुसपैठिए आ गए, कहां से आ गए? तो इसके इरादे को समझिए। तब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस शकील अहमद कहते हैं कि जो विधानमंडल दल के नेता हैं वहां कांग्रेस के, वो कहते हैं कि असल में इनको वोट काटने, अल्पसंख्यकों के वोट काटने हैं, दलितों के काटने हैं, अति पिछड़ों के काटने हैं और आदिवासियों के काटने हैं, वंचित समाज के काटने हैं, क्योंकि इनके वोट काट के इनके वोट इन्हें नहीं मिलते या कम मिलते हैं। तो ये वोट काट के कैसे लाए जाएं और इसके लिए खेल किया जाए, तो यह पूरा खेल किया जा रहा है और इसके लिए इसमें हजारों किसानों के वोट काट दिए गए। इसके अलावा जो तमाम सारे मजदूर हैं उनके वोट काट दिए गए। तो ये सारी बातें जब उन्होंने बताई और विधानसभा में कहा इसकी जांच करा लीजिए, कोई नहीं। जो 95% वोटिंग के वेरिफिकेशन का काम हो चुका, चुनाव आयोग कह रहा है, अपनी वेबसाइट पे डाल रहा है, तो वह यह नहीं बता पा रहा है ये 95% का कैसे वेरिफिकेशन हो गया, क्योंकि बिहार का बड़ी तादाद में जो वोटर है वो माइग्रेंट लेबर है, प्रवासी मजदूर के तौर पे वो तमाम राज्यों में काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो कब आया और कब आके करा गया और कैसे किया, उसको क्या मिला? जब इसका फैक्ट चेक किया जाता है तो पाया जाता है नहीं, किसी को नहीं मिला। जब रैंडमली चेक किया जाता है तो आता है कि साहब 25% का सिर्फ हुआ है और 25% के अतिरिक्त किसी का नहीं हुआ, यानी 25% ओरिजिनल है और 75% झूठा है। तो साहब फिर तो राहुल गांधी की चेतावनी बिल्कुल सही कि चुनाव आयोग ये करेगा तो उसको उसी मुताबिक सजा मिलेगी और ये सजा कानून भी देगा और ये सजा जनता भी देगी। वो जनता देगी, दौड़ा दौड़ा के देगी। जी हां, तब चुनाव आयोग की हवा खिसकती है तो सूत्रों के आधार पे चुनाव आयोग कहता है और गोदी मीडिया उसे दिखाता है।
अब आप समझिए, तो इधर तो मुस्लिम्स के वोट काटने की साजिश होती है, सारे वह काम हो रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, वो हरियाणा भवन में इमामों के जो ऑल इंडिया इमाम का जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष जो है अहमद उमर अहमद, उनके साथ तमाम मुस्लिम नेताओं और इमामों के साथ में मीटिंग करते हैं। उसमें होता कौन है? समझौता ब्लास्ट का जो आरोपी रहा होता है इंद्रेश कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का प्रमुख है, वो होता है, और जो दत्तात्रेय हासबोले होते हैं, यानी पहले नंबर का व्यक्ति आरएसएस का, दूसरे नंबर का व्यक्ति और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का वह चीफ होता है, और इमामों के जो चीफ है उमर अहमद होते हैं। इसके अलावा इसके पहले आपको याद होगा 2022 का जब इलेक्शन होना था, उस समय भी मस्जिद में जाकर के मोहन भागवत मिले। बावजूद इसके उसके बाद में इतना मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़ गए कि कुछ कहना नहीं। हमें ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखी एक चिट्ठी याद आती है कि दिल्ली में आरएसएस के लोगों ने कुछ ऐसे लोग बुलाए हैं जो या तो मुसलमान हैं या मुसलमानों जैसे दिखते हैं, और उनको प्रशिक्षित किया गया है। उधर हिंदुओं के कट्टरपंथी कुछ लोग आए हैं, और यह लोग 15 मई को दंगे कराने वाले हैं दिल्ली में। यह बात 1948 में लिखी थी चिट्ठी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसके बाद में वही हुआ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। आपने देखा कन्हैयालाल की हत्या करने वाले टेलर कन्हैयालाल की सरेआम उदयपुर में, वो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए दोनों मुसलमान। इसी तरह से और भी तमाम जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए लोग वो आतंकी घटनाओं में पाए गए, और उनके आधार पर पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम किया जाता है। चंद इमाम और उनके नेताओं को सेट किया जाता है, और फिर बाकी खेल कराया जाता है कि थोड़ा सा उकसावा मस्जिद में तुम करो, बाकी ये करेंगे, तुम्हें मलाई खाने को मिलेगी, बाकी को छोड़ दो। इसमें इस मीटिंग में रामलाल मौजूद थे, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे, जिनकी जो है बेटी ने शादी की एक मुस्लिम लड़के से होटल ताज में हुई थी लखनऊ में। आदित्यनाथ भी वहां पहुंचा था, बहुत सारे नेता पहुंचे थे, और इसके अलावा भी कई लोग मौजूद थे। तो अब आप समझिए कि एक तरफ आपके वोट काटेंगे, आपकी नागरिकता छीनने का काम करेंगे, आपको धमकाएंगे, आपको घुसपैठिया बताएंगे और न जाने क्या क्या कहेंगे। दूसरी तरफ ये मीटिंग करके चंद उन गद्दार मुसलमानों को अपने साथ मिला करके और आपके ऊपर हमले की तैयारी शुरू करेंगे, जिससे सांप्रदायिक दंगे हो, मुस्लिम कौम बदनाम हो, और फिर ये अपनी राजनीति की रोटी सेके। बिहार का चुनाव होने जा रहा है, उसके बाद में बंगाल का चुनाव है, केरल का भी चुनाव आने वाला है, और भी चुनाव है। इन सब जगहों पर हिंदू मुस्लिम का इशू खड़ा है, और इसलिए यहां पर इस तरह से करते हैं। उधर नरेंद्र मोदी ईसाइयों के कुछ गुट हैं, उनके साथ में टाई अप करते हैं। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, अपराध करने का एक तरीका है। तो इसी तरीके से ये करते हैं, ये इनका खेल है। इसी कड़ी में बॉम्बे हाई कोर्ट से उस 2006 के आतंकी हमले के मामले में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उस मामले के आरोपियों को बरी कराया गया। सबूत नहीं पेश किए गए अदालत में, और इसी आधार पर कोर्ट ने बरी किया कि सबूत पेश नहीं किए
सबूत तो थे, पेश नहीं किए। 19 साल जेल में रहने के बाद वो छूटे, स्वाभाविक सी बात है उनका इस्तेमाल कहां हो। अब सुप्रीम कोर्ट में केस करा के कह दिया हाँ सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, लेकिन वो जेल से छूटे हैं तो छूटे रहने दी। यानी उनका इस्तेमाल क्या करना कि बेटा हमारे लिए काम करो, ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में हम पेश कर देंगे और फिर तुम बचोगे। ये है मोडस। तो इस तरह से खेल कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखिए, अब देखा कि राहुल गांधी निर्विवाद रूप से पूरे विपक्ष को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल हालत नाक में दम कर दी। तो राहुल गांधी के खिलाफ फिर से स्मृति ईरानी को उतार दिया गया। स्मृति ईरानी गोदी मीडिया के 3-3, 4-4 चैनलों में बैठती हैं, अडानी के चैनल पे बैठती हैं, रिलायंस का उसका रिपब्लिक का है अर्णव गोस्वामी वाला, वो चैनल पे बैठती हैं जो झूठी बोलता है। और इसी तरीके से और सारे चैनलों में बैठ करके आज तक पे बैठती हैं वही अंजना मोदी कश्यप उनके साथ। तो साहब जब उनके साथ बैठ करके वो चर्चा करते तब वो झूठ बोलती हैं कि राहुल गांधी जेएनयू गए थे और वहां उन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। झूठ बोलती हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत रेपिस्ट का देश है। झूठ बोलती है इसी तरीके से तमाम सारे और दर्जनों झूठ बोलती है और बेशर्मी से बोलती है। ये वही स्मृति ईरानी है। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सम्मुख प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करके शुरू की थी, लेकिन वहीं भाषण देते हुए कितनी झूठ, कितनी निर्लज्जता से यह कहा था कि कितने निर्लज्ज हैं वो कि वो उनको भी यहां जोड़ने नहीं जा सके, जबकि वहीं से यात्रा ही शुरू हुई थी। तो यह आप समझिए, जो इतना झूठ बोलने वाले हो उनको उतार दीजिए। क्यों? क्योंकि अमेठी में बुरी तरह हारने के बाद राहुल गांधी के जो ट्रम्प कार्ड था उसके खेलते ही बिल्कुल ध्वस्त हो जाने और नैरेटिव न बना पाने के लिए उन्हें बड़ी परेशानी है। इस परेशानी के कारण अब वो कैसे लाइमलाइट में आए और नैरेटिव बदले। चर्चा एसआईआर पे चुनाव की चोरी पर ना हो, चर्चा पहलगाम पर ना हो, चर्चा मणिपुर पर ना हो, चर्चा लेह लद्दाख के 6 शेड्यूल में आने की ना हो, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की ना हो, और जो देश के नागरिकों को घुसपैठिया बताने का खेल है उस पर ना हो। इसलिए ये सब किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करता है चुनाव आयोग 780 पेज का, उसमें भी नहीं कहता है कि एक भी घुसपैठिया मिला है बिहार में। फिर किस बात का ड्रामा किया जा रहा है? जब एक भी घुसपैठिया अभी तक नहीं मिला तो क्या खेल कर रहे हैं? असली खेल वही है जो राहुल गांधी ने कहा, नाम काटो नाम जोड़ो, और ये नाम काटो नाम जोड़ो गैंग ही पूरा खेल करता है। हम ईवीएम में फंसे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि आरएसएस का व्यक्ति बोले कि हम पूरब दिशा में जा रहे हैं तो आप पूरब दिशा को भूल जाए, आप उसे बाकी 3 दिशाओं में ढूंढिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज वही स्थिति है जो राहुल गांधी ने कहा वो आज देखने को मिल रहा है। कैसे? मैं ये दिखाता हूं आपको कि जो नरसिम्हा थे इनके वो थे बड़े पदाधिकारी थे, आरएसएस के नेता थे, भाजपा के नेता थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में लिखा था ईवीएम डेंजर फॉर डेमोक्रेसी, और जिन्होंने ये लिखा था ईवीएम डेंजर, वही बाद में आने के बाद में कहते हैं ईवीएम सबसे सुरक्षित। और फिर वो आपको ईवीएम में
दूसरा काम करने लगते हैं, आप ईवीएम के पीछे भागने लगते हैं। यही समस्या है। इसीलिए सावधान होकर के काम करने की जरूरत है। यह हर कोई समझ ले और असली चीज पकड़ लेंगे तो कोई माई का लाल भाजपा को जिता नहीं पाएगा। जय